वेलकम टू नया जीएस क्लासेस। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 81 के बारे में, लोकसभा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है लोकसभा। 3 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है लोकसभा। इसे हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। ये एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्यों है? अस्थायी सदन इसलिए है क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक आम चुनाव होता है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक आम चुनाव होता है। इस आम चुनाव में एक नए लोकसभा का गठन होता है, इसलिए एक अस्थायी सदन है। अगर इसमें मैक्सिमम सदस्यों के बारे में बात करें तो इसमें मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 552 है। ठीक है, वर्तमान में 545 सदस्य हैं। 545 सदस्यों में 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों से हैं, 13 सदस्य जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से हैं और जो 2 सदस्य हैं वो आंग्ल भाषा समुदाय से, जिसका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की जो सीटें हैं उनका पुनः समायोजन होता है। ये प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक जनगणना होती है, उसके बाद पुनः समायोजन होता है। पुनः समायोजन में संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि इसके लिए वह रीति बना सकती है, कानून और नियमों का निर्माण कर सकती है। सबसे पहले 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और 1971 की जनगणना को आधार मानकर लोकसभा की सीटों के लिए समायोजन किया गया, निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, और इसे 2000 तक स्थिर कर दिया गया। मतलब 1971 की जनगणना के आधार पर जो व्यवस्था है वो 2000 तक चलेगी। ठीक है, फिर 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत, इस विधान के तहत इस स्थिति को, तात्कालीन स्थिति को 2026 तक के लिए यथा बढ़ा दिया गया। जैसी व्यवस्था है वो 2026 तक चलती रहेगी। ठीक है, जब हम लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं तो जो मूल संविधान है उसमें इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष दिया गया है। लेकिन आपातकालीन स्थिति में, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगता है तो एक बार में 1 वर्ष तक हम लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कितनी बार बढ़ाएंगे ऐसा संविधान में कोई वर्णन नहीं है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन पुनः 44वां संविधान संशोधन किया गया और इसके कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, जो वर्तमान में भी है। जब अर्हताओं के बारे में बात करते हैं, तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। वह भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और वर्तमान में ऐसी व्यवस्था है कि पंजीकृत उसे मतदाता होना आवश्यक है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से। वह किसी भी 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। अगर वो दोनों जगह से जीत जाते हैं तो किसी एक जगह से अपनी उम्मीदवारी का उसके त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकसभा में सीटों का आवंटन कैसे होता है, चुनाव प्रणाली कैसी है लोकसभा की। तो संविधान में इसके लिए 2 मुख्य प्रावधान किए गए हैं। पहला तो ये कि लोकसभा की सीटों की संख्या, अगर राज्य को जो लोकसभा की सीट आवंटित की गई है और उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात अन्य सभी राज्यों के लिए समान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यह प्रावधान जो है 60 लाख से कम के लिए लागू नहीं होगा। जहाँ राज्य की जनसंख्या जो है 60 लाख से कम है वहाँ ये लागू नहीं होगा। दूसरा है राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्र। अब राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। जो राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों में जो सीटों की संख्या है वह जनसंख्या का अनुपात है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो सीटों की संख्या और जनसंख्या का अनुपात है वह समस्त राज्य में, यहाँ पे राज्य के अंदर की बात हो रही है तो समस्त राज्य में एक समान होना चाहिए। ठीक है, राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्र में जो सीटों की संख्या है और जनसंख्या का अनुपात है
वह समस्त राज्य में एक समान होना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का संविधान के अनुसार कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा। लेकिन जाति व्यवस्था है भारत में, भारत का जो समाज है वो जाति आधारित है। भारत में पिछड़े वर्ग और जो समाज में मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, ऐसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग भी हैं। उनके लिए संविधान के तहत लोकसभा में और राज्य विधायिकाओं में स्थानों का आरक्षण किया गया है। ठीक है, 1960 में प्रारंभ में ये 10 वर्षों के लिए किया गया था, 10 वर्षों के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसे 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। 79वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत ये जो स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था है उसे 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 84वां संविधान संशोधन के तहत 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः स्थानों को आरक्षण के लिए जो स्थान है उनको पुनः नियत किया गया। फिर से 87वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत 2001 की जो जनगणना है, जो 2001 की जनगणना है उसको नियत मान के स्थानों का आरक्षण किया गया। 2020 में 104वां संविधान संशोधन किया गया है, जो इसके तहत लोकसभा में और राज्य विधायिकाओं में जो आरक्षण के तहत जो सीटें हैं उनको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। जब आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन होता है तो उस नई लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? सदस्यों को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है, या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति। इसे हम प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर वह व्यक्ति होता है जो सदन का सदस्य होता है, वरिष्ठ सदस्य होता है। वरिष्ठ सदस्य कहने का तात्पर्य यहाँ पर आयु की वरिष्ठता का नहीं है। वरिष्ठ सदस्य कहने से तात्पर्य है कि कोई सदन का जो सदस्य है वो कितनी बार निर्वाचित होकर सदन में पहुँचा है। अगर मान लेते हैं एक ऐसी स्थिति आती है कि एक से अधिक लोग जो कई बार चुन कर आए हैं उनके मध्य एक टाई हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम आयु को महत्व देते हैं। जिनकी आयु ज़्यादा होती है उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। फिर यही प्रोटेम स्पीकर जो है अध्यक्ष को सदस्यों को जो नए चुन कर आए हैं उनको शपथ दिलाता है। ठीक है, फिर यही जो सदस्य होते हैं आपस में मिलकर अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, अगर हम लोकसभा की शक्ति के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो केवल लोकसभा को ही प्राप्त है, और इन शक्तियों को देखने पर ये स्पष्ट होता है कि एक प्रकार से इसमें लोकसभा का एकाधिकार है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं धन विधेयक के बारे में देखते हैं, वित्त विधेयक के बारे में देखते हैं, तो ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और कहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और धन विधेयक के मामले में जो अंतिम जो निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ठीक है, तो इस मामले में ये सुपीरियर हो जाता है। और वहीं बात करते हैं तो जब राज्यसभा में ये धन विधेयक जाता है तो मैक्सिमम वो उसे 14 दिन तक रोक सकता है और इसमें कुछ अनुशंसाएं किया जा सकता है। वो भी अनुशंसाएं भी लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें। मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, और आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसे जो लोकसभा के सदस्य हैं संकल्प पारित करके रद्द करा सकते हैं, भले ही राज्यसभा इसे अस्वीकार। अब हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या भूमिका होती है और कैसे चुनकर आते हैं सदन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। जब एक नई लोकसभा का गठन होता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है। फिर प्रथम बैठक में ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये अपने मध्य ही में से किसी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के लिए जो चुनाव की तारीख है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है,
तो ये जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, ये लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। यही सब नियम कानून और एक सभापतित्व करता है पूरे सदन का कार्यवाही का। इसका पद उत्तरदायित्व का होता है, गरिमापूर्ण होता है और इसे संसद के विशेषाधिकारों का, लोकसभा के विशेषाधिकारों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, निर्वाचन का निर्धारण की तारीख का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इसके। ठीक है, इसकी पदावधि के बारे में बात करेंगे तो इसकी पदावधि लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर करती है। लोकसभा का जितना कार्यकाल है उतनी ही इसकी पदावधि होती है। इससे पहले भी ये पदच्युत हो सकता है। कैसे? या तो ये स्वयं त्यागपत्र दे दे उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए। दूसरा ये कि इसकी सदस्यता समाप्त हो जाए सदन से। तीसरा ये कि ये संसद के जो सदस्य हैं वो 14 दिन पूर्व इसको सूचना दे दें और एक संकल्प पारित कर दें। आधार रहेगा असंवैधानिक कृत्य और आचरण सही नहीं होना। ये सब बहुत सारे आधार हो सकते हैं इसको इसके पद से हटाने के लिए। इस तरह से ये अपने पद से हट सकता है। ठीक है, इसका स्थान लोकसभा में बहुत विशेष होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोकसभा के कार्यकाल के दौरान तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद भी, भंग होने के बाद भी इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है जब तक कि नई लोकसभा का गठन ना हो जाए, क्योंकि इसका पद बहुत गरिमा का होता है। इसे ये ना केवल लोकसभा का ही प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, बल्कि ये लोकसभा का जो सचिवालय होता है उसका भी प्रमुख होता है। और चूंकि लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी सचिवालय चालू रहता है तो ये इसका स्थान बहुत विशेष हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी शक्तियों के बारे में, कार्य के बारे में, इसकी भूमिका के बारे में बात करें लोकसभा में, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम देखते हैं कि ये लोकसभा के लिए नियमों और रीतियों का निर्माण करता है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में ये अंतिम निर्णय देता है। अगर किसी भी धन विधेयक के संबंध में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो अंतिम निर्णय इसी का होता है। अगर सदन में गणपूर्ति का अभाव है तो सदन को स्थगित करने का अधिकार है इसको। सदन में किसी मुद्दे पर अगर सदन 2 धड़ों में विभाजित हो जाता है तो इसे निर्णायक मत देने का भी अधिकार है। किसी विधेयक पर अगर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद है और उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। दल बदल कानून के आधार पर 10वीं अनुसूची में जो दल बदल कानून है उसके आधार पर सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण भी यही करता है लोकसभा अध्यक्ष। सदस्य की योग्यता, अनुशासन से संबंधित गतिविधियों पर भी यही निर्णय देता है। संसदीय समितियों के सभापति का नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा कार्यमंत्रणा समिति, प्रयोजन समिति और नियम समिति, इन तीनों समितियों का तो ये अध्यक्ष भी होता है। संसद में कार्यवाहियों को न्यायालय, संसद के अंदर जो कार्यवाहियाँ होती हैं उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसके निर्णय को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये थे अध्यक्ष के कार्य, भूमिका, वो कैसे उसका नियुक्ति होता है। अब उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। जो उपाध्यक्ष होता है यह भी सदन के सदस्य के मध्य में से ही चुनकर आता है। इसके लिए जो चुनाव होते हैं उसके तारीख का जो निर्णय है वो अध्यक्ष करता है। तारीख तय करने वाला लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इस उपाध्यक्ष का कार्य यह होता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। इस प्रकार देखें तो जो अध्यक्ष का पद है, जो उपाध्यक्ष का पद है वो अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता है। ये जो उपाध्यक्ष है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है,
और इसके पास एक और विशेषाधिकार है कि मानते हैं कि किसी संसदीय समिति का एक सदस्य होता है तो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही यह उसका सभापति बन जाता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष होने के कारण। अब एक और पॉइंट को देखते हैं कि 10वीं लोकसभा और 11वीं लोकसभा, 10वीं लोकसभा तक ऐसी व्यवस्था थी कि जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है दोनों ही सत्ताधारी पार्टी का होगा। लेकिन 11वीं लोकसभा से ये व्यवस्था की गई है, जो अध्यक्ष होगा और जो उपाध्यक्ष होगा, जो अध्यक्ष होगा वो पक्ष से होगा, जो उपाध्यक्ष होगा वो विपक्षी पार्टी से होगा। विपक्षी पार्टी कहने का मतलब जो पार्टी पक्ष में है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी पार्टी है वही विपक्षी पार्टी होती, ठीक है। उसी का ही जो नेता होगा वो उपाध्यक्ष बनता है, या उनमें से कोई सदस्य उपाध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से ये लोकसभा के बारे में एक ओवरऑल जानकारी है। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और आपके लिए उपयोगी होंगी। थैंक यू।